नमस्कार। आज का ये वीडियो लेसन एमएड पाठ्यक्रम की लैंग्वेज पेडागोजी विषय में प्रथम यूनिट पर आधारित है। प्रथम यूनिट का प्रथम बुलेट भाषा अर्जन और भाषा सीखना, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, फैक्टर्स इफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग, इस विषय पर आधारित है। हम आज इस पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि भाषा सीखना और भाषा के अर्जन में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम इस बात को जानें कि भाषा का अर्जन यदि हम कहते हैं तो भाषा के अर्जन से हम क्या समझते हैं। भाषा का अर्जन वास्तव में एक सबकॉन्शियसली भाषा को ग्रहण करना होता है। एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर हम नहीं जानते, ना हमें कोई सिखाने वाला होता है कि हमें क्या बोलना है, बल्कि हम सुन के वातावरण से देख करके चीज़ों को ग्रहण करते हैं और भाषा को सीखते चले जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक छोटा सा बच्चा जब 2-3 महीने का बच्चा जो होता है वो कुछ ध्वनियों को अपने मुंह से निकालता है, हमारी बातों को सुनता है और खुश होता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उन ध्वनियों को उसी प्रकार से बोलने का प्रयास करता है जिस प्रकार से वो हमें बोलते हुए सुनता है। तो इस तरह धीरे धीरे शब्दों को सुनना, सुन करके उनको ग्रहण करना और उनको प्रस्तुत करना, ये एक क्रमिक तौर पर किया जाने वाला प्रयास है जो अनायास ही होता चला जाता है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि भाषा का अर्जन बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है। मुख्य रूप से हम 3 सिद्धांतों की बातें करेंगे। पहला सिद्धांत बिहेवियरिज्म का सिद्धांत है और ये बिहेवियरिज्म का सिद्धांत 1950 में B.F. स्किनर ने लागू किया था। B.F. स्किनर के आधार पर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में इस बात का जिक्र किया कि जब कोई बच्चा किसी चीज़ को बार बार दोहराता है और उस दोहराने पर जब उसको शाबाशी मिलती है, रिइंफोर्समेंट मिलता है, तो वो उस चीज़ को सीख जाता है। भाषा को भी इसी आधार पर छोटे बच्चे सीखते हैं। हम छोटे बच्चे जब कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं तब हम खुश होते हैं, मुस्कुराकर और हंसकर उन ध्वनियों को प्रस्तुत करने की बात करते हैं और बच्चा खुश होकर के उसको दोबारा दोहराता है और इस तरह से वो भाषा को सीखता चला जाता है। लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से इस थ्योरी की बहुत आलोचना भी हुई इस आधार पर कि सिर्फ कुछ शब्दों को रिपीट कर देना या कुछ शब्दों को दोहरा देना ही भाषा सीखने का कारक नहीं हो सकता। भाषा सीखने में बहुत सी अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये संप्रेषण का माध्यम है, इसलिए सिर्फ कुछ शब्द संप्रेषण को लागू नहीं कर सकते। इसके बाद नियोम चॉम्स्की ने नेटिविस्ट थ्योरी दी। नेटिविस्ट थ्योरी में चॉम्स्की ने ये कहा कि भाषा सीखना एक बच्चे की एक नैसर्गिक क्रिया है। जिस प्रकार आप बच्चे को चलना नहीं सिखाते, वो अपने आप धीरे धीरे चलना सीख लेता है, उसी तरह उसको भाषा या बोली सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। वो धीरे धीरे अपने आप भाषा और बोली को सीख लेता है और उसी आधार पर कार्य को करता है। भाषा सीखने में एक चीज़ और उसने ये कही, चॉम्स्की के विचार में एक बात और थी। उन्होंने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि जब हम भाषा को सीखते हैं तो हम उसके व्याकरण पर ध्यान नहीं देते। अर्जित की गई भाषा में व्याकरण एक
सार्वजनिक रूप से या यूनिवर्सल एक व्याकरण होती है जिसकी समझ हमारे अंदर पहले ही होती है, और बिना इस बात को जाने कि हम क्या गलत कह रहे हैं, हमें अपने आप को ये महसूस होता है कि हमने कुछ गलत कहा या कुछ सही कहा। तो ये जो सही और गलत का अंतर कर पाने की क्षमता है, ये क्षमता हमारे अंदर नैसर्गिक रूप से विराजमान रहती है। इसको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और एक बात और उन्होंने कही कि हम भाषा को उसकी पूर्णता में सीखते हैं, यानी सिर्फ कुछ शब्द सीख करके छोड़ नहीं देते। शब्दों से दो शब्दों की ओर, दो शब्दों से वाक्यों की ओर, वाक्यों से पूरे लंबे प्रस्तुतिकरण की ओर हम धीरे धीरे सहजता से बढ़ते चले जाते हैं। और यही जो तरीका है, यही तरीका वास्तव में भाषा को सीखने में सहायक होता है। इसके बाद हमारे पास एक और सिद्धांत है, फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच में हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, जहाँ पर अनुभव के आधार पर भाषा को सीखने की बात कही जाती है। जो हमने पहले सीखा, उस पहले सीखे हुए को नए अनुभव के साथ जोड़कर नए नए शब्दों को सीखना, नए नए प्रस्तुतिकरण को सीखना, ये एक सहज प्रक्रिया के रूप में आ जाता है। दूसरा चीज जो प्रभावित करती है वो है सोशल इंटरैक्शन। सोशल इंटरैक्शन यानी हम समाज में लोगों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ जो बातचीत करते हैं, उन बातचीत में हम बहुत सी चीज़ें लोगों से सीखते हैं और उसको अपने अनुभव में उतारते हैं। किस प्रकार के वातावरण में किस तरह की बातें करनी है, ये धीरे धीरे सहजता से हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। दूसरा, संवाद स्थापित करने की जब इच्छा हमारे अंदर हो, तब भाषा का अर्जन होता है। और क्योंकि इस आवश्यकता को हम महसूस करते हैं, इसलिए बच्चा धीरे धीरे इस चीज़ को सीखता चला जाता है। तो हम एक तरह से ये कहें कि जो भी प्रथम भाषा हम सीखते हैं, वो प्रथम भाषा पूर्ण रूप से भाषा अर्जन के हिस्से में आती है। भाषा को सीखना, ये जो दूसरी चीज़ है, भाषा को सीखना, ये भाषा को सीखना उस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से भाषा को सप्रयास सीखने की चेष्टा कर रहे हैं। द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा जब हम सीखते हैं, तब हम भाषा को वास्तव में सीखते हैं, क्योंकि तब हमारे पास उस भाषा को सिखाने के लिए कोई व्यक्ति मौजूद होता है, कोई इंसान ऐसा होता है जो हमको सुधारता है, हमको सही करता है, हमको सही शब्दों को बताता है। और जो भाषा हम पहले सीख चुके हैं, प्रथम भाषा के सहायता से हम उस द्वितीय भाषा को सीखते हैं। अब हम ये देखें कि जब हम द्वितीय भाषा सीखते हैं, तो वो कौन कौन से तत्व हैं या कौन कौन से कारक हैं जो इस भाषा के सीखने को प्रभावित करते हैं, यानी फैक्टर्स विच इफेक्ट लर्निंग। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है एज या आयु, दूसरा है आपका एप्टीट्यूड, तीसरा है मोटिवेशन या आपका दृष्टिकोण, चौथा है व्यक्तित्व या पर्सनालिटी, और पांचवा है आपका लर्निंग स्टाइल। तो सबसे पहली चीज जो भाषा के अर्जन को प्रभावित करती है वो होती है आयु। हम छोटा बच्चा क्रमशः भाषा को सीखता है, और 4 या 5 साल का बच्चा बहुत सी भाषाओं को बहुत आसानी से सीख लेता है, क्योंकि उसके पास जो वातावरण होता है, उस वातावरण में चीज़ों को पकड़ने की उसकी क्षमता अधिक हो जाती है। दूसरा, किसी भाषा के प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा असर करती है। मैं किसी भाषा को अच्छा समझती हूँ या बुरा समझती हूँ, या मुझे कोई भाषा पसंद है या नापसंद है, मेरा जो दृष्टिकोण है वो मुझे भाषा सीखने पर प्रभावित करेगा। इसके अलावा मोटिवेशन, मैं कोई भाषा क्यों सीखूं, मेरे पास किसी नई भाषा को सीखने के लिए कोई कारण होना
चाहिए। मान लीजिए कि मुझे अंग्रेजी ही सीखनी है, हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मैं बोलती हूँ, और यदि मुझे अंग्रेजी सीखनी है तो मुझे मेरे पास कोई ठोस कारण होना चाहिए इस बात को बताने का कि मैं अंग्रेजी क्यों सीखूं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे विदेश जाना है, मुझे आगे की पढ़ाई जिस विषय में करनी है उस विषय की सारी पढ़ाई अंग्रेजी में होती होगी, या अगर मैं बाहर जाऊंगा तो लोगों से मेरा संपर्क ज़्यादा आसान हो पाएगा, इसलिए मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर मैं उस भाषा को सीखने के लिए प्रयासरत रहूंगी। तो मेरा मोटिवेशन एक बहुत बड़ा पहलू है जो इस बात पर जो भाषा को सीखने में सहायता करता है। अब हम आते हैं व्यक्तित्व पर। आप देखेंगे कि जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, और क्योंकि वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं, इसलिए उनकी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी नहीं होती, वो अपने आप को अभिव्यक्त करने में बहुत ज़्यादा समर्थ नहीं हो पाते। वहीं जो बहिर्मुखी बालक होते हैं वो क्योंकि लोगों से अपना संपर्क स्थापित कर पाते हैं, इसलिए बहुत आसानी से अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, बोल पाते हैं, समझा पाते हैं, और उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि वो भाषा को सीख सके। सीखने की स्टाइल्स या लर्निंग स्टाइल्स पर भी निर्भर करता है। कई लोग सुनकर सीख लेते हैं, कई लोग देखकर ही बहुत सी चीज़ों को समझ पाते हैं, सीख लेते हैं और संप्रेषण में डाल देते हैं। तो ये बहुत सी अलग अलग पहलू हैं, बहुत सी अलग अलग बातें हैं, फैक्टर्स हैं जो भाषा के सीखने को प्रभावित करती हैं। तो हम एक तरह से इस बात को देखें कि भाषा अर्जन प्रथम भाषा पर निर्भर करता है। धीरे धीरे बच्चा जो बोलना शुरू करता है और किस तरह से वो शब्दों से, ध्वनियों से शब्दों की ओर, शब्दों से वाक्यों की यात्रा अपनी तय करता है, वो भाषा अर्जन में आती है। प्रथम भाषा के साथ अर्जन जुड़ा हुआ है और द्वितीय भाषा एक सप्रयास सीखने की प्रक्रिया है, और इसमें हम जब सीखते हैं तो बहुत से फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं, जिन फैक्टर्स की हमने अभी बात की। मेरे ख्याल से इस बात को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे के पाठ में हम आगे जा कर के ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से भाषा शिक्षण में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और ऐसी हैं जो इसके शिक्षण को प्रभावित करती हैं। धन्यवाद।